तो हेलो एवरीवन। अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 17 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। इसी तरीके से अपन अभी तक जितने भी पीटीएस टेस्ट हुए हैं उन सभी के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करते हुए आए हैं। तो अपना सॉल्यूशन क्या है कि नॉर्मल नहीं होता है, मतलब अपन जैसे कोई भी क्वेश्चन एक पकड़ते हैं तो उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी देखते हैं, कंसेप्ट क्या लग रहा है उसको पहले अच्छे से समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये वाली सीरीज़ आपके लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए, पहले क्वेश्चन में अपन को क्या बताया है कि रिमाइंडर फाइंड करना है जब ये वाले नंबर को 36 से डिवाइड किया जाए। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? भाई देखो, नॉर्मल सी बात है कि आप इन सबको अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर 36 से डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा पेपर में आप यही टाइम खा जाओगे। अपन को तो ऑब्वियसली टाइम बचाना है। तो मतलब मेथड क्या होता है या फिर कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे देखो, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको मान लो एक नंबर लिखा है, जैसे 12 लिखा है और गुना 7 लिखा है। अब इसको जैसे अपन को 2 से भाग देना है, तो भाई 12 इंटू 7 84 में आप 2 का भाग दो, ठीक है। या फिर आप पहले 2 से 12 में भाग दे दो, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा। फिर आप 2 से 7 में भाग दे दो, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इन दोनों को गुणा करो तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब अगर आप इसमें भी भाग देते तो भी रिमाइंडर 0 ही बचता, बात एक ही है। अब इस वाले क्वेश्चन में तो जैसे देखो मल्टीप्लाई करके आप दे सकते हो, पर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कितना बड़ा बन जाएगा भाई। तो अपन को अप्लाई करना पड़ेगा मेथड। मेथड क्या है वो सीखिए। 49 इंटू 73 इंटू 75 और इंटू 37 और इंटू में 111, ये दे रखा है अपन को नंबर। इसको अब भाग देना है 36 से। तो देखिए क्या कंसेप्ट रहेगा अपना या फिर क्या तरीका रहेगा। भाई 36 से इन सब में अलग अलग भाग दीजिए। जैसे देखो 36 से 37 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। भाई 36 दूनी 72 होता है, 72 होता है तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 72 होता है तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 36 इंटू 3 कितना होता है? 108 होता है, तो फिर रिमाइंडर 3 बच जाएगा, कोई बात नहीं। 36 से इसमें भाग एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? भाई 13 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो इन सबको गुणा कर लो वापस से, तो 13 इंटू 9 हो जाएगा। तो 13 इंटू 9 कितना होता है? 117 होता है। 117 में 36 का भाग देंगे तो 36 इंटू 3 तो 108 होता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी आप 9 पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अब अगर सोचो कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर रहा होगा, फिर वो रिमाइंडर निकाल रहा होगा, 36 का पहाड़ा भी नहीं आएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये कितना सही तरीका है। तो ऐसा ही आपको जब भी डिवाइड वाले या फिर रिमाइंडर वाले क्वेश्चन पूछे तो करने हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये वाले क्वेश्चन को लेके एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन देना था कि भई मैं इतना जल्दी मतलब सॉल्यूशन जैसे पहले मैं अपलोड कर रहा था स्टार्टिंग में, मतलब पेपर आते ही मैं सॉल्यूशन अपलोड कर रहा था। फिर धीरे-धीरे मैंने डिले करना इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चनों में दिक्कत मिलती ही मिलती है। और इस चीज़ को लेके मैंने सर को मेल भी बहुत बार किया है। अब देखो मतलब सर इस चीज़ पे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि मतलब लगभग क्वेश्चन्स में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इश्यू मिलता ही मिलता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें सर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उन्होंने 55,000 ले रखा है। क्वेश्चन में उन्होंने 5500 दे रखा है। तो मतलब ये चीज़ें बहुत वेरी करती हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन में मैं डिले कर देता हूँ हमेशा। तो वो डिले वाली बात को आप माइंड मत करिएगा। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी भी इन चीज़ों को लेके बैठना नहीं है। जैसे अब अगर मैं लेके बैठ जाता, फिर मैं सॉल्यूशन नहीं करवाता, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये चीज़ें अटकी पड़ी रहती। अब मैं अगर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो अपना मुद्दा क्या है कि अपन चीज़ें सीखें, कांसेप्ट सीखें और वो एग्ज़ाम में अपने काम आए। अब यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, वो चीज़ें एक अलग मैटर है, ठीक है? तो मेनली अपन को क्या है, अब इस क्वेश्चन में कांसेप्ट सीखना है। अब ये ध्यान नहीं देना है कि भाई जैसे सर ने यहाँ पे 55 झाड़ ले रखा है, अपन 5500 से कैसे आंसर निकालेंगे? आंसर आ जाएगा। इतना ही फ़र्क पड़ेगा, 1 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा भैया, तो इधर लग जाएगी वो पॉइंट या फिर इधर लग जाएगी वो 0 की वजह से। हर क्वेश्चन में यही होता है, डेटा चेंज हो जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखो अब, क्या होता है कि एक बैंक है वो अर्धवार्षिक आधार पर गणना करता है। तो अर्धवार्षिक अपन लिख लेते हैं, मतलब हाफ ईयरली की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये बोल रहा है 10% की इंटरेस्ट रेट है, मतलब रेट अपनी 10% है। एक ग्राहक है वो 1 वर्ष के लिए 1 जनवरी को और 1 जुलाई को ₹5500 जमा करता है। यानी पहले 1 जनवरी को करता है, ये 6 महीने के लिए रहेंगे। फिर वो 1 जुलाई को कर देगा, ये वाले भी 6 महीने के लिए रहेंगे। यानी वो 1 साल में 2 बार पैसे जमा कर रहा है आधे-आधे टाइम के इंटरवल पे। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? बहुत ही आसान सा सवाल है भई, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ₹5500 हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी हाफ ईयरली, पहले भी पीटीएस में बहुत बार ये हाफ ईयरली की बात आई है और मैंने हर बार बताया है कि हाफ ईयरली के अंदर जो रेट होती है वो तो आधी हो जाती है और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। तो देखो ये टाइम कितना बन जाएगा? 2 साल बन जाएगा जनवरी के लिए, क्योंकि जनवरी वाले पैसे पूरी साल रहे हैं। तो उसका डबल यानी 2 साल के लिए पैसे हो जाएँगे। अब फ़ॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसमें 5 प्लस 5 रखेंगे, मतलब 5 रखेंगे अपन ए और बी की जगह पे, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 25, 25 बटे 100। ये तो बन गया 0.25, ये बन गया 10, यानी कि 5500 का पहले तो 10.25 निकाल दो आप। तो देखो ये दोनों पॉइंट हटाया, नीचे 0 आया, इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कट गई। अब 55 को मतलब 10 25 से गुणा कर लो और फिर 2 अक्षरों के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे। तो कर लेते हैं। 55 को 5 से किया अपन ने तो 275 आया, 5 लिखा, 27 कैरी लग गई। अब 55 दूनी 110 होता है, 110 के अंदर वो 27 अपन कैरी वाली जोड़ेंगे तो 137 आ जाएगा, तो उसके लिए 37 लिख दिया, एक कैरी फिर भी लग गई। तो ये आ गया 56,375। 2 के बाद में पॉइंट लगाना है, यानी 563.75 आ गया। भाई कैलकुलेशन भी सीख लेना, सिर्फ सॉल्यूशन पे मत अटके रहना। कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तो जल्दी नहीं कर पाओगे, तो टाइम खा जाओगे, वो चीज़ भी हैम्पर कर जाएगी। तो 563.75 आ गया। अब क्या होगा? भई ये जो जुलाई के अंदर पैसे दिए हैं, ये उसने 6 महीने के लिए दिए हैं, मतलब आधी साल के लिए दिए हैं। टाइम का तो अपना दुगना होता है, आधी साल का दुगना करेंगे तो 1 साल के लिए बन जाएगा। यानी एक ही बार 5% लगेगा, तो फ़ॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। यानी अब ₹5500 के ऊपर एक बार सिर्फ 5% लगेगा, ठीक है, बटे 100 आ जाएगा। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, इसको सॉल्व करेंगे ₹275 आएँगे। अब देखो 275 और 563.75 को जोड़िए आप, तो कितना आता है? भई इसको सोल्व करेंगे तो 0.75 तो इधर आ जाएगा, ये 8 बनेगा, ये 13 बनेगा और ये 8 बनेगा। तो 838.75 आ गया। अब बस फ़र्क इतना है कि भई अपने आंसर 838.75 है, क्योंकि 5500 था, सर ने 55,000 ले रखा है, तो उसके हिसाब से जो डेटा है वो ये वाला आंसर आ जाएगा। बस 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्वेश्चन के अंदर है भी 55,000 ही, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, बाकी प्रिंटिंग एरर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिएगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है। इस इक्वेशन के अंदर अगर अपन 2 का भाग दे दें, तो देखो क्या बनेगा, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करता हूँ जैसे आप खुद एग्ज़ाम में बैठ के सोल्व कर रहे हो। ना मैं पहले से कुछ सीख के आता हूँ, ना मैं पहले से कभी अटेम्प्ट करके आता हूँ, डायरेक्टली यहीं आके अटेम्प्ट करता हूँ, ताकि एक बच्चे को अप्रोच पता लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन कैसे तेज़ करनी है। तो उसी चीज़ पे आप फ़ोकस करिएगा और आप भी ऐसे ही हैबिट डालना चालू करिएगा। भई अब नॉर्मल सी बात है, इसमें 2 दिख रहा है तो अपन 2 का भाग देंगे, ये वैल्यू आ गई। अब अपन से ये वैल्यू पूछ रहा है cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की। ध्यान से देखिएगा, अपन इसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इसको उधर भेज सकते हैं। यानी कि sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी कि ये क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। तो आप cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sin थीटा रख सकते हो। ये रख दिया मैंने इसकी जगह पे sin थीटा। और ये cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 और है, यानी कि sin थीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू तो अपन को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन थी ना, जो अपन ने निकाली थी 1, यानी कि 1 ही अपना आंसर आ जाएगा इस चीज़ के लिए, जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट वाले पे चलो। एबीसीडी एक स्क्वायर है और ट्रायंगल एमएबी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एमएबी, यानी कि अगर ये एमएबी बराबर है, और अब देखो स्क्वायर के अंदर भी सारी भुजाएँ बराबर होती हैं, यानी इसी के बराबर ये हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। सारी एक दूसरे के बराबर हो गई है। बहुत हेल्प करेगी ये वाली चीज़ अपने पूरे सॉल्यूशन के अंदर। देखो, एमसी और एमडी को जॉइन किया है, बिल्कुल कर रखा है इसने। अपन को एमडीसी का मेजर बताना है, एमडीसी का। अब देखो कैसे निकालोगे एमडीसी का मेजर? भई ये वाला एंगल 90 होता है, तो अगर ये वाला एंगल मिल जाए, तो 90 में से ये वाला एंगल घटा के आंसर निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे? देखिएगा। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अपना एएमबी वाला। मैं येलो कलर से मार्क भी कर देता हूँ ताकि अलग दिखता रहे अपन को ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल 60, ये पूरा एंगल 60 और ये वाला एंगल भी 60, सारे एंगल बराबर हो गए। एक चीज़ आपको नोटिस हो रही होगी कि ये वाला एंगल अगर 60 है और ये वाला एंगल अगर 90 है, तो पूरा एंगल कितना आ गया? 60 प्लस 90 150 आ गया ए वाला एंगल। और एक चीज़ देखिएगा, मैं ब्लैक पेन से जो मार्क कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल पे फोकस करिएगा आप। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। आमने-सामने के एंगल बराबर होंगे। इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है। टोटल एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। 180 में से 150 घटाते हैं तो 30 आ जाता है। यानी ये वाला एंगल का और ये वाले एंगल का जो मतलब जोड़ है वो 30 हो गया, और दोनों बराबर होंगे तो 30/2 यानी 15 और 15 आ गए दोनों एंगल अपने। यानी कि ये वाला एंगल भी 15 आ गया और ये वाला एंगल भी 15 आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर पूरा 90 है, उसमें से 15 घटा दोगे तो 75 अपना आंसर आ जाएगा। अब बताओ कोई मुश्किल था क्या? इतने सा मतलब अपन को ध्यान देना होता है चीज़ों पे कि क्या दिख रहा है, वो देखना चालू करिए भाई, ठीक है? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं।
एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट के बीच में हुआ है, 85% ऑफ द वोटर्स ने कास्ट किए हैं अपने वोट, यानी 15% ने कास्ट नहीं किए। तो देखो 100% वोटर होते हैं या फिर 100 भी मान सकते हो, उनमें से 15% ने वोट कास्ट नहीं किए और 85% ने वोट कास्ट किए हैं। अब इन 85 कास्ट में होगा जो भी होगा वो, इन 15 का कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 127 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए हैं, तो इस 85% जो वोट लोगों ने दिए हैं, उन्हीं में से तो इनवैलिड डिक्लेयर होंगे ना। यानी 127 को अपन बाद में कंसिडर करेंगे। ये परसेंटेज है, इसमें से ये वैल्यू नहीं घटा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं विनर को 51% वोट मिले हैं। भाई विनर को 51 मिले हैं, टोटल वोट मेरे 85% थे। यानी कि हारने वाले को 34% वोट मिले हैं। परसेंटों के अंदर बात चल रही है अपनी। और ये बोला कि जो जीता है वो 7,777 वोट से जीता है। अरे 7,777 वोटों से तो जीता है, लेकिन इनमें से 127 जो अवैध वोट हैं वो तो घटा दो एक बार। तो मैंने घटाए तो ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, 7,650 वोट आ गए, जिनसे ये एक्चुअली के अंदर जीता है जो वैध वोट है। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 17% का अंतर है। भई 7,650 वोटों से जीता, परसेंटेज में 17% से जीता है और पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ वोटर इन द लिस्ट वाज़, लिस्ट में कितने 100% वोटर हैं, 100 की वैल्यू निकाल लो 100% की। 17 से इसको काटो, 4 बार कटेगा, 8 बचेगा, 17 पंचे 85, 450 आ गया, उसके आगे 2 ज़ीरो लग जाएँगी। ये वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 2 लाइनों का क्वेश्चन था। इलेक्शन के बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ, देखिएगा। इलेक्शन हो गया, सर्कल का एक क्वेश्चन हो गया, फिर एक क्वेश्चन बेईमान दुकानदार का हो गया, ठीक है? ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ वो। फिर एक क्वेश्चन हो गया अपना जिसके अंदर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का, ये मैं क्या लिख रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, फिर 3 से 4 क्वेश्चन अपने डीआई के हो गए। अब ये क्वेश्चन 100% है कि हर पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको ये नंबर देके ही जाएँगे। अगर इन क्वेश्चन्स में आप नंबर गँवा रहे हो, तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ये वाले क्वेश्चन भई हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो इनको कर लो ना अच्छे से। इनको चाट जाओ भई अच्छे से, हर एक क्वेश्चन इनके प्रीवियस कर लो, मॉक लगा लो, खत्म करो ना इनको। कहीं दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अब अगर ये कोई क्वेश्चन पेपर में छोड़ के आ रहा है बच्चा और वो बोल रहा है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, अरे आएँगे कहाँ से? भई तूने पढ़ के ही नहीं गया तू। ये करो ये चीज़, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा ये है, तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बताओ। बहुत ही आसान होता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी इसमें एक ऐड कर लेना है, वो तो फॉर्मूले रटने हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूले रटने हैं। ये मेन बताया मैंने, फॉर्मूले वाली बात नहीं करी है मैंने। तो देखो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। कैसे सिम्प्लीफाई करोगे अब इस क्वेश्चन को? अब दिमाग लगाओ। भाई sin और cos को जोड़ के आप ये वाली चीज़ तो नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज़ तो कर सकते हैं अपन, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पे इनको सिम्प्लीफाई करो, तो ये आएगा sin थीटा और प्लस में cos थीटा। अब देखो ऊपर वाले की तो वैल्यू रख देंगे अपन sin थीटा प्लस cos थीटा की। ये कहाँ से आएगा? ऐसे दिमाग लगाना होता है। अब cos थीटा और sin थीटा दोनों कब आ सकते हैं? जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा और इसमें 2 sin थीटा मतलब 2 ab वाली टर्म लिखी जाएगी, तो आएगा? तो इसका स्क्वायर करो, तो देखो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 sin थीटा और cos थीटा शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये बराबर में इसका स्क्वायर होगा भई, ये 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 8 आ जाएगा। अब ये तो 1 होता है, प्लस में 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा और बराबर में 3/8। अब ये इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 sin थीटा cos थीटा की, तो ये क्या आ जाएगा 3/8 माइनस 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5/8 और sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो माइनस में 5/16 आ जाएगा। यानी अब इसकी भी वैल्यू मिल गई, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। एक बात तो ये पता लग गई कि आंसर माइनस में आएगा, यानी ये और ये तो गलत हो जाएँगे। अब देखिएगा आंसर कैसे आएगा। अगर 3 ऑप्शन होते पॉजिटिव वाले तो तीनों को काट के चौथे को बिना देखे बिना टिक कर देते, पर अब तो करना पड़ेगा। ऊपर वाले की वैल्यू रखी √3/2 √2, अब बटे में आएगा -5/16, तो माइनस इधर लगा दिया, 16 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 16 कट गया 8 बार। अब √2 देखो गायब करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शनों में √2 नहीं है। तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये 2 बन गया। 2 से 8 4 बार कट गया। अब इनको गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 है, √6 बन जाएगा और बटे 5 है और माइनस लग जाएगा। आंसर कौन-सा? डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। बताओ कितना आसान था? सिम्प्लीफाई करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट वाले पे चलो। अब देखिएगा भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी है, वो एक व्यू पॉइंट पर जाता है और वापस आ जाता है। अब जाता कैसे है?
ये वॉक करके गया है, यानी कि ये उसका घर है, यहाँ से वो वॉक करके गया मतलब पैदल चल के गया और वापस आया तो वो कार से आया देखो और कांस्टेंट स्पीड से आया है और उसको 7.5 घंटे लगते हैं। 7.5 घंटे को मैंने लिख दिया 15/2 घंटे। अब वो बोल रहा है, अब बात खत्म हो गई, अब दूसरी बात चालू हो रही है कि उसने क्या कर लिया होता, गेन कर लिए होते 6.5 घंटे जब वो दोनों तरफ ड्राइव करके, यानी यहाँ से गया भी होता कार से और आया भी होता कार से। ई पैदल है, सी कार है, सी कार है, सी कार है। कार से गया होता, कार से आया होता, तो वो 6.5 घंटे गेन कर लेता। भई पहले 7.5 ले रहा है, 6.5 घंटे गेन करेगा मतलब 1 घंटे में वो जाके आ जाएगा। मतलब 6.5 घंटे गेन करने का मतलब फ़ायदा कर लिया उसने उतने टाइम का। 1 घंटे में जाके आ जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि कितनी देर के अंदर वो अगर दोनों तरफ ही पैदल चल के जाता, तो कितनी देर में आ जाता वो? बहुत ही ब बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि अगर इसी पॉइंट से वो पैदल ही चल के जाता और पैदल ही आता, तो उसे कितना टाइम लगता? भई इक्वेशन बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। कैसे बनेगी इक्वेशन देखिएगा। मैं P को पैदल की स्पीड मानूँगा और C को कार की स्पीड मान लेंगे। तो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की x दूरी मान लेते हैं। तो पहले वो x दूरी पैदल चल के गया था और x दूरी को ही कार से चल के आया था। तो भई ये पैदल की स्पीड है, ये कार की स्पीड है। डिस्टेंस में स्पीड का भाग देते हैं तो टाइम आता है। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिला के उसने 7.5 घंटे दे रखा है, यानी 15/2 घंटे दे रखा है। इतना बेसिक से और इतना डिटेल में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक ना कुछ हो सकता है और अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो वही पढ़ाई छोड़ दो। ये समझ में आएगा पक्का, इतना बेसिक से और इतना मतलब 2+2 भी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा और डरिएगा मत। अगर नहीं समझ में आता है तो वापस से रिपीट करके देखो, पक्का आएगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है वो गया भी कार से, आया भी कार से। यानी कि उसने 2x दूरी तय करी कार की यानी सी वाली स्पीड से, तो उसे 1 ही घंटा लगा। 2 इक्वेशन मिल गई मेरे को। अब ये पूछ क्या रहा है वो लिख लेते हैं कि भई 2x दूरी को वो अगर पैदल तय करता तो कितने घंटे में तय करता? ये निकालना है अपन को, देखिएगा क्या करना है। भई एक बात बताओ, यहाँ से x बटे c की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो 1/2 घंटे आ जाएगी, ये 2 मैंने नीचे भेज दिया। इसकी जगह पे मैं 1/2 रख सकता हूँ। तो x बटे p का मान क्या आएगा? x बटे p प्लस 1/2 बराबर 15/2। x बटे p निकालेंगे, 15 माइनस 1 14/2 यानी 7 आ जाएगा। x बटे p का मान 7 आ गया। x बटे p का मान 7 रखेंगे और 7 इंटू 2 करेंगे यानी वो 14 घंटे ले लेगा। 2 लाइनों में आंसर आ गया, बस क्वेश्चन समझने में टाइम लगा। क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होता है अगर आपको वो समझ में आ गया है तो, ठीक है? 14 घंटे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलो। ये बता रहा है कि एक मिक्सचर है, वो 205.50 पर केजी के अंदर पाने के लिए ग्रोसर को, दुकानदार को किस रेशियो में 2 पल्सेस यानी दालों को मिलाना चाहिए कि ये और ये का रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं है, मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 203 है, 215 है और 205.50 के अंदर लेना है। एक वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी, एक वैल्यू से हमेशा छोटी होगी। इधर इन दोनों को घटा के लिखो, 2.5 आएगा, इधर इन दोनों को घटा के लिखो, तो 9.5 आएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, रेशियो निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, 19 बार कटेगा, 19/5 अपना आंसर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन टिक करके आ जाएँगे। जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाते जाइए। अब देखो, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो आज मैंने 2 क्वेश्चनों की बात बोली थी, यही वो दूसरा क्वेश्चन है। सर ने जब इस क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई किया तो यहाँ लिख के तो 19.8 दे रखा है और सिम्प्लीफाई करते हुए इसे 16.8 दे रखा है। तो उसकी वजह से आंसर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आप इन डेटा को ध्यान में मत रखिए, आंसर में क्या दे रखा है वो भी मत देखिए, कांसेप्ट सीख लीजिए बस। अब इस क्वेश्चन में कांसेप्ट भी बाकी सिखाने लायक नहीं है। कैसे? देखो इसने पूछा क्या है कि इन 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात की तुलना में 2012 में निर्यात में अनुमानित प्रतिशत की कमी कितनी है? तो भई पहले 2012 का प्रतिशत देखो कितना लिखा है, 16.8 लिखा है, ठीक है? और फिर इन चा पाँचों सालों का औसत निकालना है, तो पाँचों सालों को जोड़ लीजिए। इनका जोड़ मैं बता देता हूँ कितना आएगा। ये 16 देखो, 16 और 16 32 हो जाएगा और 18 और 21 जोड़ लेंगे, 19 जोड़ लेंगे, अब ये 0.8 3 और ये सब जुड़ेंगे तो ये 93 आ रहा है, ठीक है? 93 आ गया। 93 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा और फिर 8 आएगा और फिर 6 आएगा, 18.6 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये वाला इससे कितने कम मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो भई दोनों का अंतर ले लो। दोनों का अंतर जो भी आएगा और बटे में 18.6 से कम ही है और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। अब इसको मैं क्या सिम्प्लीफाई करूँ? नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, डीआई के क्वेश्चन तो वैसे भी बोनस होते हैं, इसमें जो भी कैलकुलेशन या फिर टाइपिंग का एरर है वो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके अंदर भाई जिसको कांसेप्ट पता है वो बहुत जल्दी कर लेगा, जिसको नहीं पता वो इनको डिवाइड करेगा, पता नहीं क्या-क्या दिमाग लगाएगा, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो भी फ्रैक्शन है उनका अंतर बताना है। अरे तो पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालनी पड़ेंगी। अब वो निकालने के लिए क्या कांसेप्ट है वो सीखिए पहले। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ।
मान लीजिए आपके पास में लिखा है 6/7, 11/13 और 9/20 लिखा है। कोई ये पूछ ले कि इन तीनों में से सबसे बड़ी बताओ या फिर सबसे छोटी बताओ। अरे तो भाग थोड़ी देंगे एग्जाम के अंदर, भाग देने में 3 दिन निकल जाएँगे, यही क्वेश्चन पे बैठे रहोगे। इनको बेस्ट मेथड होता है कि इसको इससे गुणा करो, 13 छक्के 78 आएगा, इसको इससे गुणा करो 77 आएगा। छोटी पहले अपन छोटी के लिए निकाल लेते हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट बता देते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है? इन दोनों में से, ये है। यानी कि ये वाला छोटा है इसके कंपेयर में, ठीक है? ये दोनों में तो कंपैरिज़न हो गया। अब इन दोनों में देखो, भाई 20 को 11 से गुणा करो तो 220 आएगा, 13 को 9 से करते हैं तो 117 आता है। छोटा कौन-सा है? ये छोटा है, यानी सबसे छोटा ये वाला है, सबसे बड़ा ये वाला है। कांसेप्ट आपको समझ में अगर आ गया तो अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे छोटा या बड़ा साथ में सोल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को गुणा करते हैं अपन, तो 7 पंजे 35, 3 कैरी लगेगी, 7 तिया 21, 22, 23 और 24 आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 48 को 5 से गुणा करना है तो 48 का आधा करो और उसके आगे एक 0 लगा दो। ये भी हर एक चीज़ का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। दोनों में से अपन पहले छोटा निकाल रहे हैं, तो छोटा ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करो। भाई 39 को 5 से करना है, तो 9 पंजे 45, 4 कैरी लगी, 5 तिया 15 और 4 195 आ गया। अब 7 को 23 से करो, 7 तिया 21, 2 कैरी लगी, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। इन दोनों में से ये वाला छोटा है। यानी कि अभी तक बड़ा सबसे यही वाला चल रहा है, क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा था और इन दोनों में ये बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, तो देखो 15 को 23 से करना है, 15 तिया 45, 4 कैरी लगी, 15 दूनी 30 और 4 34। 39 को 11 से करना है तो 3 और 9 लिख दो, बीच में इन दोनों का जोड़ 12 आएगा, 2 आएगा, 1 कैरी जुड़ेगी, 429 हो गया। इन दोनों में छोटा ये है, तो भाई सबसे छोटा नंबर जो है वो तो 23/39 आ गया। अब देखो इन दोनों में बड़ा ये वाला था, इन दोनों में बड़ा ये वाला था, यानी अभी तक सबसे बड़ा ये वाला है। अब फर्स्ट और लास्ट में और कंपेयर करना पड़ेगा अपन को, तो 35/48 और 11/15 में कंपेयर करो, इनको गुणा करो। 15 पंजे 75, 7 कैरी लगी, 15 तिये 45 और 7 52। 48 को 11 से करेंगे, 4 और 8 आएगा, बीच में 2 आएगा, 1 कैरी लगेगी, 528। बड़ा ये है, सबसे बड़ा है 11/15। तो भई सबसे बड़ा ये नंबर है, सबसे छोटा ये नंबर है। नहीं समझ में आया, स्पीड स्लो करिए, पीछे जाइए, वापस से देखिए, 2 बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। इनका अंतर पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है मतलब 15 और 39 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 11 गुना 39 और यहाँ पे आएगा 15 गुना 23। भई 15 गुना 39 करिए, 15 इंटू 9 करते हैं तो 135 आता है, 13 कैरी लगेगी। 15 तिये 45, 45 और 13 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, 585 आ गया। अब 585 जैसा कोई सा ऑप्शन है क्या? भई या तो ये है या फिर ये है। देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वालों को सिम्प्लीफाई कर लो। तो ये बनेगा 429 बनेगा। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 15 तिया 45, 4 कैरी लगेगी और ये 4 ये बन जाएगा। घटाओ इनको, ये 4 आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, 84/585 आ गया। 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 से काट दो। पहले 585 को भी डायरेक्ट काट सकते थे, कोई बात नहीं, अब काट लेंगे। 3 एकम 3 हो गया और अब 9 तिया 27 और 15 के लिए 195, 195 वैसे कायदे से इसी ऑप्शन में है और इसको भी 3 से करेंगे अपन तो 28 ही आएगा, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन आ गया। और भई एक बात बता देता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी है, इतनी हर एक बच्चे को ही करनी पड़ेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सभी बराबर टाइम लेंगे इसके अंदर, वो वाला आप और किसी क्वेश्चन में बचा लोगे, तो घबराइएगा नहीं। अगले वाले पे चलो। ये दे रखा है वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला होता है, फ़ॉर्मूले रट लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू वाले 4 फ़ॉर्मूले होते हैं और इन चारों की मैंने जो फ़ोटो है या फिर एक पीडीएफ बोल सकते हो, वो टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाके रट लीजिएगा इनको, क्वेश्चन पक्का आएगा। फ़ॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसकी वैल्यू होती है, किसके बराबर होती है? a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। पहला फॉर्मूला ही होता है ये अपना। इसकी वैल्यू क्या देखिए 119। 3 इंटू ए बी सी की वैल्यू क्या है 35 बराबर में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 7 और इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, फिर से लिखने की नीड नहीं है। 119 में से 105 घटाइए तो कितना आएगा 14। 14 बटे ये वाला 7 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 2 इस क्वेश्चन का। ये वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन करवा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कैसे करेंगे? 21 गुणा 17 गुणा 760 और भाग 1444, 38 का स्क्वायर होता है। जब 50 तक स्क्वायर रटिए, सभी 30 तक बताते हैं, मैं तो बोलता हूँ 50 तक रटो, कैलकुलेशन और तेज हो जाएगी। बराबर में t प्लस 195 और मैंने निकालने का तरीका भी बताया, ऐसे नहीं है कि हर कुछ
भाई जैसे 38 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों को गुणा करो और 2 से और गुणा करो, तो 3 अठे 24, 24 दूनी 48, एक डिजिट छोड़ के 48 लिख दो। ये 4 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, एक कैरी लग जाएगी और ये फिर 14 आ जाएगा, 1444 हो गया। तरीका भी बताया मैंने इस चीज का। अब देखो इनको काटना चालू करो। अब ये 19 से अगर 2 बार कट रहा है तो पक्का ये 19 से कटेगा, तो 19 से ये 40 बार कटेगा, 2 से 40 20 बार कटेगा, या फिर 38 का दुगना भी 76 होता है। जितना आसान, जितना ज्यादा पहाड़े याद करोगे उतना जल्दी कैलकुलेशन करोगे। अब देखो क्या होगा, 21 गुणा 17 कर लो, तो 17 एकम 17, एक कैरी लगेगी, 17 दूनी 34 और एक 35, 357 को 20 से गुणा करना है, 0 आएगा, 7 दूनी 14, 35 दूनी 70 और एक 71। इसमें से 195 को घटाना है, टी के बराबर आ जाएगा वो, क्योंकि 195 उधर जाके घटेगा, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा। भाई कायदे से ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। और 7140 में से 200 के लगभग कुछ वैल्यू घटाओगे तो 6900 ही तो आएगी ना, 7000 वाली आ ही नहीं सकती है। ये आंसर टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। हर एक एक जगह पे अपन टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। रमन है, वो 400 किलोमीटर एक बोट में 48 घंटे में कवर करता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत। धारा के विपरीत मतलब दोनों चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं, नाव इधर जा रही है, पानी इधर बह रहा है, तो जोर आएगा, यानी एक्स और वाई जो स्पीड्स हैं वो घटेंगी, यानी एक्स और वाई का जो अंतर है वो बराबर हो जाएगा 400/48 के। अब पानी भी इधर जा रहा है, नाव भी इधर जा रही है, मतलब धारा के प्रतिकूल, ठीक है। जब स्पीड दोनों की जुड़ जाएंगी, क्योंकि भाई पानी आपको सपोर्ट करेगा ना आपकी नाव को, तो दोनों की स्पीड बढ़ेगी। ये दे रखा है इसने 400/32 घंटे, बराबर सी बात है। अब ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। भाई इसमें एक्स तो बोट की स्पीड होती है और वाई स्ट्रीम की स्पीड होती है, तो क्या करना है अपन को, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 से काटेंगे 100 बार और ये 12 बार, फिर कट जाएंगे एक बार ये 4 से, तो 25/3 आ जाएगा। इसको काट लो 4 से तो 100/8 आ गया, फिर 4 से काट लो तो 25/2 आ जाएगा, ये 25/3, ये 25/2। अब भाई जब भी इनमें y निकालना होता है, जब तो इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो, x निकालना होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं अपन। तो दोनों को घटाइए, 25/3 माइनस 25/2, एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे तो आएगा 50 और यहाँ पे आएगा 75। तो ये क्या बनेगा, माइनस के अंदर 25/6, मतलब बेसिकली 25/6 आ जाएगा, माइनस में तो स्पीड आ ही नहीं सकती है। और मैंने बोला हाफ से डिवाइड कर, मतलब हाफ से गुणा करो या फिर 2 से भाग दो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 25/12, यानी लास्ट वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, एकदम से आसान है। या फिर आप अगर ये जो मैंने क्या किया कैलकुलेशन वो समझ में नहीं आई, तो भाई इन दोनों इक्वेशनों को आप क्या करिएगा, घटा लीजिएगा, तो डायरेक्टली आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने फास्ट मेथड बता दिया है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें b 2 से बड़ा होना चाहिए। कई बच्चे इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। b 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं बताया है, मतलब 2 नहीं ले सकते हैं, 1 भी नहीं ले सकते हैं, 0 भी नहीं ले सकते हैं, यानी p की जो वैल्यू है वो 3 4 5 6 8 कुछ भी आ सकती है, 3 से बड़ी आएगी, मतलब 3 या फिर 3 से बड़ी आएगी, ठीक है। इसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है, भाई 4544 इंटू में 38b8 है, इसमें 12 से भाग देना है, 12 से ये डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल कोई नंबर है, मतलब 4 गुणा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बोल रहा है लीस्ट वैल्यू क्या होगी बी के लिए। बहुत बढ़िया दिमाग वाला क्वेश्चन है, लेकिन है छोटा सा। भाई देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस नंबर के अंदर 3 का भाग देने की कोशिश करूंगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ देखो क्या बन रहा है, 17 बन रहा है, मतलब लेकिन 4 से पक्का चला जाएगा इसमें, यानी 4 ने तो इस पूरे नंबर को काट दिया, मतलब ये वाले नंबर को पूरे को 3 से विभाजित होना नेसेसरी बन गया है, जब भी डिविजिबल हो पाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया है, क्या बताया है कि जो जोड़ है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 3 और 8 11, 11 और 8 17, मतलब 17 प्लस बी है ना, ये 3 से विभाजित होना चाहिए। सबसे पहली वैल्यू बी की क्या आएगी, अरे 3 और 8 11, 11 और 8 19 आएगा ना, 19 लिखेंगे। तो 19 प्लस बी का जो जोड़ है ना वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो सबसे पहली वैल्यू 2 आएगी। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो 19 और 2 21 होता है, 21 3 से विभाजित करते हैं, वो 2 टिक करके आ जाते हैं और उनका नंबर कट जाता। कैसे कटता, भाई बी 2 से बड़ा बोला है ना, यही लाइन इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब 2 के अगली वैल्यू देखो, 2 की अगली वैल्यू 5 होगी भाई, क्योंकि 19 और 5 24 होता है, 24 में 3 का भाग जाता है, यानी 5 वाला ऑप्शन सही होगा आपका। यही करना था बस इसके अंदर, आसान है। बाकी नेक्स्ट वाले पे चल लो। एक होलो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है मतलब गोलाकार है, खोखला है, मेटल का बनाया हुआ है और इसकी डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मैं मान सकता हूँ मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक फॉर्मूला है भाई, पता होता है जिनका मैथ बैकग्राउंड होता है उनको तो, और बाकी जिनको नहीं पता वो रट लीजिए, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है।
ये बोल रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस अलग अलग दे रखी है इसने, वेट पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। वेट का मतलब मास पूछ रहा है, हाँ या ना। तो डेंसिटी दे रखी है इसने 8, ये ग्राम में दे रखी है, ध्यान रखना लास्ट में 1000 से भाग देना पड़ेगा, वो कर लेंगे। मास अपन को निकालना है। वॉल्यूम, भाई एक स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये होलो है तो इतना सा फर्क पड़ेगा कि 4/3 पाई आर के क्यूब में से आर का क्यूब घट जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। एम निकालना है, ये चीज उधर जाके गुणा कर जाएंगे, तो क्या बनेगा, बराबर आएगा एम के 8 गुणा 4/3 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू में, भाई बड़े आर का क्यूब मतलब 216, छोटे आर का क्यूब यानी 27। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 189। तो 3 से 189 को काट दो तो आ जाएगा 63, 7 से 63 9 बार कट जाएगा, 9 इंटू 8 कर लेते हैं तो आ जाएगा 72, और 22 इंटू 4 करना है तो कितना होता है 88। अब देखो ये वाला गुणा भी भाई मतलब कचरों बच्चे वाली तरह ऐसे मत करने लग जाना, बिल्कुल गलत है ये वाला मेथड, मतलब गलत तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे करिए, 8 इंटू 2 16 का 6, एक कैरी लगी। अब बाहर की बार से करिए, 56 और 16, 56 और 16 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, एक कैरी लग गई 73, 3, अब 7 कैरी लग गई, तो 8 से तो 56, 56 और 7 कितना होता है, 56 और 7 जोड़ना है अपन को तो 63 आ जाएगा, 6336 आ गया। ये तो ग्राम में आई है, लेकिन अपन को तो किलोग्राम में बताना है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है क्लियर कट, तो 1000 का भाग देंगे अपन, 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 6.33, पहले वाला आंसर अपना आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डी बराबर एम अपॉन वी। और अगर ऐसे याद करना मुश्किल लग रहा है तो एम बराबर वीडी से याद कर लो, वीडी, ठीक है, बीडी वीडी कैसे भी याद करो, करो भाई याद इनको, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलो। एक मैन है, उसने एक आर्टिकल को 1512 रुपए के अंदर बेचा। पहले उसने D% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, मार्क प्राइस के ऊपर, और अच्छा ये सेलिंग प्राइस थी। फिर इसने क्या बताया कि एक और डिस्काउंट दिया इसने सेम नॉमिनल वैल्यू का। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी इसने सक्सेसिव डिस्काउंट की बात नहीं करी है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट की बात बिल्कुल नहीं करी है। यानी कि या तो इसने ये जो डिस्काउंट दिया है ऐसा ही एक और डिस्काउंट दिया, तो या तो 2D मान लो या फिर डी अलग अलग निकाल लो, जैसा मन करे वैसे निकाल लो। मार्क प्राइस दे रखी है इसने 5400 रुपए, भाई 5400 रुपए मार्क प्राइस दे रखी है, डिस्काउंट देके प्राइस ही आई तो 1512 को घटाइए, इसमें से क्या आएगा, देखो ये तो बनेगा 3, ये 9 और ये 10, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, 3888 आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ, या तो आप 3888 से डायरेक्टली डिस्काउंट निकाल दो और उसमें 2 का भाग दे दो, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 3888 और बटे में 5400 और इंटू 100 कर लो, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे, या फिर इसके 2 हिस्से कर लो, तो 2 हिस्से इसके क्या होंगे, 1944 1944। तो अब ये वाला निकाल लो, चाहे 1944 बटे 5400 और इंटू 100, जो आसान लगे वो कर लो, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे जो भी आंसर आएगा उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, बात बराबर ही है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 00 से 00, यहाँ 54 से इसमें भाग देना है, तो भाई जितने भी ऑप्शन है वो 3 3 या 4 4 है, मतलब ऑप्शन दुगना, यानी या तो 7 बार या 8 बार जाएगा। तो देखो 7 पंजे 35 होता है, मतलब ऑब्वियसली 7 बार ही जाएगा। इसको मैंने 50 मान लिया, 7 से गुणा करके देखा 350 आया, 7 बार भाग जाएगा, तो 7 बार भाग चला गया। अब बच गया कितना, 378 आया तो 10 बचा ना, तो 108 आ गया, दुगुना होता है 108 तो 54 का, तो 72% आ जाएगा। अब 72 में 2 का भाग दे दो तो 36 आंसर आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करते तो डायरेक्टली 36 आ जाता। बात देखिए, आंसर 36% आना है, यानी उसने 36% का डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट वाले पे चल लो, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, इसको सोल्व करके कभी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को, एबीसी की वैल्यू मानिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिले जब। और एक बात बताइए भाई, किन्हीं भी 3 नंबरों का गुणा जो है वो 5 कब हो सकता है, कि उनमें से कोई भी 2 जो हैं वो तो 1 1 बने और कोई सा एक जो है वो 5 बने, जब भी तो आ सकता है उनका 5 गुना, क्योंकि प्राइम नंबर लेना पड़ेगा ना 5 गुना लाने के लिए, तो एक 5 होगा, बाकी के कुछ भी हो सकते हैं। तो 5 कोई सा भी ले लो, ए को ले लो, बी को ले लो, सी को ले लो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। भाई अपन क्या करते हैं, ए को 5 ले लेते हैं, और जो बी और सी है दोनों को अपन ने 1 1 मान लिया। आप कोई सा भी लेके सिंप्लीफाई करके देखना जरूर, ताकि आपको पता लगे और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखो वैल्यूज रखते हैं अपन, तो 1/1 प्लस ये 5 आ गया, 1 की पावर -1 तो 1 ही हो जाएगा, 1/1 प्लस ये 1 आ गया, 5 इंटू सी मतलब 5 ही बन गया, 1/1 प्लस C/5 करना है तो 1/5, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का यही है कि भाई ए का इनवर्स का मतलब होता है 1/a, यानी कि यहाँ पे 1/5 लिखना है भाई, ये गलती मत कर देना। बाकी आसान है क्वेश्चन, ये 1/7 बन गया, ये 1/7 बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम तो 5 आएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 1 और ये 1, यानी 7/5 आ गया। तो ये 5 तो ऊपर भेज देंगे और इसका 7 मतलब बन जाएगा। ठीक है, 5/7 आ गया, इसको आप अपने हिसाब से सोल्व कर लेना। अब देखो 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7/7, यानी बेसिकली आंसर 1 ही आ जाएगा क्योंकि एलसीएम सभी का 7 ही आ रहा था। यानी 1 के हिसाब से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आसान-आसान सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 1-2 ठीक-ठाक क्वेश्चन आए थे, वो मैंने बता दिए थे आपको। अब ये वाले देख लीजिए। इसने बोला है कि जतिन है, उसने इन्वेस्ट किए हैं 12,000 रुपए 35% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं 35% कम सीआई के ऊपर। ये बोल रहा है अगर उसे 29,524.5 इतने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है एन सालों के अंदर, तो एन की वैल्यू बता रहे हैं। भाई कैलकुलेशन है, फालतू का काम करवा रहा है अपन से। देखो 29,524.5 उसको ब्याज मिला है, 12,000 रुपए उसका प्रिंसिपल था, 1 प्लस 35/100 आएगा। 35/100 को 5 से काट के लिख दो तो 7/20 आएगा। इसकी पावर n करना है। ये भाई इधर लाके भाग देना पड़ेगा। अब ये बताओ इसका मैं क्या सॉल्व करवाऊँ आपको? मतलब ये कैलकुलेशन है भाई एग्जाम के अंदर। और ये चीज़ तो आपको मैंने पहले भी बताई कि सर जो पेपर बनाते हैं उनमें कोई लेवल डिसाइड नहीं होता है। वो 20 क्वेश्चन भी हार्ड डाल देते हैं, 15 क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव डाल देते हैं। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा आपके साथ में। एकदम मतलब फिक्स पेपर आएगा, बहुत ही उसका जो लेवल होता है वो मेंटेन्ड होता है। 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से कैलकुलेशन वाले आते हैं तो वहाँ कर भी लेते हैं। यहाँ पे नहीं हो सकती हैं भाई ये चीज़ें। और जो आप एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो बच्चे ये लेके आ रहे हैं ना 180, 190 नंबर, नहीं हो सकता है। लाए ही नहीं जा सकते हैं। उनका टाइम देखना आप उस पेपर के अंदर, सर टाइम भी लिखते हैं। भई 35 मिनट, 40 मिनट के अंदर कोई ये वाले कैलकुलेशन करके नंबर ला सकता है क्या? हमसे ही नहीं होगा भाई सॉल्व। ठीक है, बहुत मतलब जो बच्चे हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, किसको दिखाते हैं ये नंबर ला के, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। तो आप बस अपना पेपर पे फ़ोकस करिए, प्रैक्टिस करने पे और कांसेप्ट सीखने पे। बाकी एग्ज़ाम में सब अच्छा होगा आपके साथ में, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी बच्चे हैं भई उनका क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी है भई, तो 20 + 7 ये बन गया है 27/20 की पावर n करनी है, तो और ये लेके आना है। तो अब इसको सोल्व कर लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? कैलकुलेशन है। नेक्स्ट वाले पे चल लेते हैं अपन तो। ये 19वाँ सवाल है, इसमें बोल रहा है कि राजेश की एवरेज अर्निंग, हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पर मंथ की पहले 3 महीनों के लिए 4800 रुपए है। तो भई पहले 3 महीने मतलब जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, इन 3 महीनों के लिए 4800 रुपए है। आगे पढ़ते हैं। अप्रैल के अंदर उसकी जो अर्निंग है वो 50% ज़्यादा है एवरेज अर्निंग इन द फर्स्ट 3 मंथ, यानी अप्रैल के अंदर 4800 से 50% का ज़्यादा, यानी कि 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 3/2 है ये। 3/2 का मतलब ये 2400 आ गया, यानी कि ये 7200 है इसकी अप्रैल महीने के लिए। आगे पढ़ते हैं। इसने बोला कि एवरेज अर्निंग पर मंथ फॉर द होल ईयर इज़ इतनी, यानी पूरी साल के लिए दे रखी है। जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। ये एवरेज अर्निंग उसने 16,000 रुपए दे रखी है। तो वो पूछ रहा है कि राजेश की अर्निंग मई से लेके दिसंबर तक क्या होगी? अरे यार कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। बाकी थोड़ा-सा ये दिमाग लगाने वाली चीज़ थी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले 3 महीने की टोटल निकालें तो 48 × 3 तो आ जाएगा 14, मतलब 144 आ जाएगा, आगे डबल ज़ीरो, तो 144 डबल ज़ीरो प्लस में अप्रैल की लिखेंगे तो आ जाएगी 7200। अब अप्रैल के बाद में मई से लेके दिसंबर तक की वो अपन से पूछ रहा है और बटे में 12 आ जाएगा और बराबर क्या दे रखा है? 16,000 दे रखा है। यहाँ पे किसी को दिख रहा नहीं है तो देख लीजिएगा भाई। अब इसके अंदर ये अपन जोड़ेंगे तो डबल ज़ीरो आएगा, 4 और 2 6 आएगी, 14 और 7 21,600 आएगा, प्लस मई से लेके दिसंबर तक निकालनी है, 12 उसमें गुणा हो जाएगा, तो 12 6 की 72, 7 कैरी लगेगी, 192 के आगे 3 ज़ीरो आ जाएँगे। अब ये इसमें से घटा दीजिएगा भई, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि एवरेज अर्निंग पूछी है तो जो भी आंसर आएगा उसमें 12 का भाग ज़रूर दे लीजिएगा, क्योंकि एवरेज अर्निंग पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे इसके अंदर आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई सब कुछ सही किया है, मिल ही नहीं रहा है। तो एवरेज अर्निंग पूछिए, 12 का भाग दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन। 20 मैन हैं, एक काम को करना चालू करते हैं। कुछ दिनों के बाद में उनमें से 10 लोग काम छोड़ देते हैं। यानी कि इन 20 लोगों के अंदर से कुछ लोग नहीं, कुछ दिनों के बाद में 10 लोग काम छोड़ देते हैं। यानी कि पहले इन 20 लोगों ने तो कुछ दिनों तक काम किया है। कितने दिन काम किया है? आगे पढ़ते हैं। नतीजन जो काम 40 दिनों में पूरा हो सकता था, यानी ये 20 आदमियों को 40 दिनों में काम पूरा करना था। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब क्या बोला इसने कि इन 20 लोगों ने कुछ दिन काम किया, तो वो दिन मैंने एक्स ले लिए। अब 10 लोग काम छोड़ के चले गए, तो अब सिर्फ 10 लोग बचे हैं। ये एमडीएस का कांसेप्ट है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब 10 लोग काम पे बच गए,
क्योंकि 10 लोग छोड़ के चले गए। तो ये बोल रहा है वह 50 दिनों में पूरा हो जाता है। भाई x दिन यहाँ पे लिए इन लोगों ने, तो अब यहाँ पे 50 में से x दिन घटाएंगे, वही तो दिन बचे हैं अभी इनके पास में। तो ये बोल रहा है काम शुरू होने के कितने दिन बाद में 10 आदमी काम छोड़ के चले गए, मतलब बेसिकली x ज्ञात करना है अपन को और कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, देखिए ये बन गया 800, ये बन गया 20x, ये बन गया 500 माइनस 10x। 500 उधर जाके घटेगा तो आएगा 300, ये आएगा 10x, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 30, यानी 30 दिन बाद में ये आदमी काम छोड़ के गए थे। आसानी से आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पे चलो। इसमें क्या बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या क्या दे रखी है, 16% से कम कर दी जाए। भाई पहले 100 थी, 16% से त्रिज्या को कम करते हैं अपन तो वो 84 बन जाती है। ठीक है, हाइट को इंक्रीज करके 150% से बढ़ा दिया है। भाई हाइट पहले 100 थी, 150% से बढ़ाओगे, 100 पे 150 बढ़ेगी तो 250 हो जाएगी। तो ये बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। भाई मेरे को एक बात बताना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको फॉर्मूले में रख के और फालतू का काम मत करिए, रेशियो से सोल्व करिए। जो त्रिज्या है वो 100 से 84 हो जाती है, लेकिन 2 बार होगी ना क्योंकि स्क्वायर लिखा है, तो त्रिज्या 100 से 84 होगी। और जो हाइट है वो एक बार आएगी, वो 100 से 250 होगी। इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखिएगा 25 से काट दो 4 बार और 25 से काट दो 10 बार, ये वाला जीरो इस जीरो को काट देगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को सोल्व कर लो, 4 से इसको काट लो 21 बार आ जाएगा। अब बाकी इसको रहने दो, ये तो बन गया 1000। और इधर देखो कैलकुलेशन क्या है, ये तो एक है, कोई नीड नहीं है। 21 गुणा 84 कर लो, तो 21 इंटू 4 क्या होता है, 84 ही होता है। तो 4 आ जाएगा, 8 करे लगेगी। 21 इंटू 8 कितना होता है, 168 होता है, उसमें 8 जुड़ेगा तो 176 आ जाएगा। भाई 1000 से कोई चीज 1764 हो रही है, यानी 76.4 का अंतर आ रहा है, मतलब 76.4 की बढ़ोतरी हो रही है। 76% आंसर कर देंगे। मतलब अब देखो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गई। वरना आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते तो आप घटाते अंतर लेने के लिए, बटा करते, परसेंटेज निकालते, पता नहीं क्या क्या करते। कोई नीड नहीं है करने की, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट वाले पे चल लो। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। अब देखो आ गया ना डिसऑनेस्ट, जो मैंने बात करी थी वो। ठीक है, बट्टा वाला क्वेश्चन भी है। अब देखो एक बार अपन उस पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिएगा अपन ने आज के पेपर में इलेक्शन का क्वेश्चन किया, बिल्कुल किया। सर्कल का नहीं आया, कोई बात नहीं, बेईमान दुकानदार का आ गया। और मार्क प्राइस से अपन ने डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी किया आज। हाइट एंड डिस्टेंस का चलो नहीं आया। और बाकी डीआई के क्वेश्चन भी 2 आए अपने पास में। और जो भी मैंने बोला, मतलब ये रियल में चैप्टर इंपॉर्टेंस रखते ही रखते हैं, पक्का इनमें से लगभग शिफ्ट में पेपर मिलते ही मिलते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक बेईमान विक्रेता है, ये दावा करता है कि वह माल को लागत मूल्य पे बेच रहा है, यानी कि जितने रुपए में खरीद के लाया उतने ही रुपए में बेच रहा है। ये बोल रहा है वो, भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीजें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन वो चोरी तो करेगा, ऐसे घर कैसे चलेगा उसका। तो ये बोल रहा है कि वह 950 ग्राम के लिए 762 ग्राम वजन कर रहा है। बहुत ही सही चीज है ये, ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बिठाइएगा इस चीज को। मैं हर बार जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं ये लाइन बोलता हूँ और आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी ये लाइन, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या बोला कि 950 ग्राम के लिए 762 ग्राम वजन कर रहा है, यानी कि जब दुकानदार अपने यहां से सामान दे रहा है तो वो 700 दिखा रहा है, 950 ग्राम। बाकी दुकानदार के तो 762 ग्राम के ही रुपए लगे हैं ना। मैंने जब भी बोला है कि आप क्वेश्चन करो बेईमान दुकानदार का, इन ग्राम को पैसे में बदल लो, आसानी से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो दुकानदार के लगे तो 762 ग्राम के रुपए, और दिया उसने कितना, मतलब बेचा उसने कितना, 900, साढ़े 900 ग्राम, 950 ग्राम। यानी कि बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेलिंग प्राइस होगी। अब ऑब्वियसली बात है ये फायदा कमाएगा, कितने रुपए का फायदा कमा रहा है, इन दोनों को घटाइए आप। तो 762 को 950 में से घटाएंगे अपन तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 8, तो वो आएंगे और 180, 188 आ जाएगा। और 188 का फायदा उसने 762 रुपए कमाया है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज ही था और 2 डेसिमल प्लेस तक। अब ये कैलकुलेशन है यार, या तो आप कर लेना या फिर देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। इसको 4 से काट लो, और 4 से तो नीचे वाला नहीं कटेगा, 2 से काटना पड़ेगा। तो 2 से काटते हैं, ये 94 आ जाएगा। 2 से ये काटेंगे तो 381 आ जाएगा। अब देखो ये बन गया 9400 बटे आ गया 381। अब 381 से 3 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 2 बार ही भाग जाएगा। तो पहली बात तो 2 वाला ऑप्शन आएगा, ये दोनों कट गए, इन दोनों में से आएगा। अब 381 का दुगना कितना होता है, ये होता है 762। तो ये कितना बचेगा, 8 तो वो बचेंगे और 170, वो 178 बचेगा। 178 यानी 1780 आ जाएगा। अब 380 मानो इसको, ठीक है। 380 को 1780 में भाग देके देखो भाई, लगभग जैसे 5 बार करेंगे ना जब, तो 1900 चला जाएगा। यानी नॉर्मल सी बात है, 4 बार भाग जाएगा, मतलब 24 पॉइंट कुछ वाला ऑप्शन आएगा। ऐसे ही करना है ये कैलकुलेशन, एग्जाम में पूरा थोड़ी करने बैठेंगे
तो ये वाला आंसर टिक करके आ जाएंगे। अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 3 सर्कल है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। एक नए कंसेप्ट का क्वेश्चन आया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला रट लीजिएगा, कंसेप्ट समझने की कोई नीड नहीं है और एग्जाम में आप आंसर 1 सेकंड में करके आगे बढ़ जाओगे। क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग है, वो इसके मतलब सर्कल के ऐसे बांधी गई है। ये ऐसे स्ट्रिंग है और एकदम टाइट स्ट्रिंग बांधी जाती है, ये ऐसे बांधी जाती है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि 2πr प्लस में डायमीटर ऑफ सर्कल इनटू नंबर ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला होता है। रट लीजिएगा इस फॉर्मूले को। तो या फिर आप अगर ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ भी 2r है और इधर भी डायमीटर को अपन 2r ही लिखते हैं, तो 2r दोनों में से कॉमन आ जाएगा और पाई प्लस एन आंसर बन जाएगा। मतलब दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला रट लो, आपकी इच्छा है। भाई मैं तो इससे आंसर निकालूंगा क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, 2πr प्लस 2r या फिर डायमीटर भी लिख सकते हैं इंटू एन, बात एक ही है। तो यहाँ क्या आएगा, वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई, आर का मान अपन को कितना 14 दे रखा है और प्लस में 2 इंटू आर यानी 28 और एन यानी 3 सर्कल है। तो भाई पहले तो आ जाएगा 28 पाई। 28 पाई इन दोनों ऑप्शन में है यानी ये तो दोनों कट गए। 28 ये 84 होता है, ये वाला आंसर आ जाएगा। पहले वाला टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एक लाइन का क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। बोल रहा है कि रीना और अमित ने एक साथ में 89,600 रुपए के अंदर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 9,000 रुपए का था। इसमें से रीना का शेयर 3645 है। भाई रीना का शेयर 3600 अगर 45 है तो जो अमित है, भाई नॉर्मल सी बात है, अमित का प्रॉफिट जो है वो इसमें से घटाएंगे वही होगा। तो कितना आ रहा है घटाने पे, देखो 5300 तो वो आएंगे और 55 ये वाले बचे थे। भाई इस तरीके से माइनस वगैरह प्लस वगैरह करना सीखिए ताकि स्पीड बढ़ेगी। 5355 आ गया, यानी कि ये रीना का है, ये अमित का पैसा है। अब देखो 89,600 रुपए जो टोटल मतलब बिजनेस का अमाउंट था, ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अमित का कितना था। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन दोनों को आप या तो काट लीजिए या फिर डायरेक्टली ले लीजिए, जैसा आपकी इच्छा करे वैसे कर लीजिए। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली ले लें क्या? चलो ले लेते हैं, काटने की क्या ही नीड है। भैया 89,600 रुपए जो है वो 9,000 की वैल्यू है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी। मैं हमेशा बोलता हूँ इस फॉर्मूले के बिना क्लास कभी अपनी खत्म हो ही नहीं सकती है। 3 से 4 क्वेश्चनों में तो पक्का यूज होगा। बटे 9,000 इंटू अमित का शेयर निकालना है, अमित का शेयर तो ये है। अगर इनको आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो थोड़ा और आसान बन जाती कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। थोड़ा छोटा दिखता बस, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो अपन इसको क्या करते हैं, भाई नॉर्मल सी बात है कि 9 से ये कट रहा है, तो देखो 9 से इसको काटते हैं तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो बच गया कितना 8, 85, तो 9 ने 81 और 45 के लिए 9 पंजे 45, 595 आ गया और बटे 1 जीरो है तो बटे 10 है मान लो। तो इसको अपन क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं तो ये 2 बार कटेगा। 5 से इसको काटो तो 1 1 और 9 आ जाएगा और 2 से इसको काट दो तो 4 और 4 और 8 आ जाएगा। अब 448 को 119 से गुणा करो तो देखो 9 अट्ठे 72 होता है। 72 का मतलब 2 इसी ऑप्शन में, यानी एक्चुअली में यही आंसर आ जाएगा। पूरा गुणा करने की भी नीड नहीं है। ये मैं हमेशा हर पेपर के अंदर बोल के जाता हूँ भाई चीज, कि पूरा गुणा करोगे तो कितना टाइम जाएगा। आपको कोई देखने आ रहा है क्या पेपर के अंदर कि आपने कितना सुंदर लिखा है, पूरा किया है नहीं किया है? अरे भाई यूनिट डिजिट है, 2 है, एक ही ऑप्शन में है, टिक करके आगे बढ़ो। अगर नहीं होता तो करना पड़ता ना पूरा, कोई बात नहीं, अभी कर लिया फायदा हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलो, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का। ये बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर टू दिल्ली इज 630 किलोमीटर, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन्स ए एंड बी ऑन डे 4। डे 4 ये रहा, एवरेज स्पीड लेनी है अपन को ट्रेन ए की तो 18 है और बी की कितनी है 21 है। तो 630 बटे 21, इसको सोल्व कर लीजिए। 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा 70 बार, तो ये तो आ गया 35। और ये वाला 7 से कट रहा है 3 बार, ये 7 से कट रहा है 90 बार, ये 30 आ गया। तो 35 और 30 का अंतर कितना होता है, 5 का अंतर होता है, 5 आंसर आ जाएगा। डीआई वाले क्वेश्चन तो हमेशा बोनस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25वां क्वेश्न था, इस पर नंबर मेंशन कर लीजिएगा। बाकी ये अपना था आज के पीटीएस का सॉल्यूशन। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर अपना पूरा हो रखा है। अगर आप वो जाके देखना चाहते हैं तो वो मैंने बहुत बेसिक से करवाया है, वो वाला जाके देख लीजिएगा। बाकी और आगे के अपन ज्योमेट्री का जो मतलब जो एडवांस मैथ के चैप्टर हैं वो आगे चालू करेंगे। बाकी जितनी भी मतलब मेरी प्लेलिस्ट है, एक बार आप उनको जाके देखेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जिनसे आपकी स्पीड बढ़ने के लिए मैंने मतलब ट्रिक्स करवाई हैं, या फिर आसान क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बाकी के और भी पेपर्स के जाके सॉल्यूशन देखिए। यही वाले क्वेश्चन हैं जो मतलब घूमते फिरते रहते हैं, ये आपको मतलब बहुत हेल्प करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करिए बार बार, जो नहीं आता है उसकी कॉपी बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए,
बार बार बातें ये मैं बोलता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपन अगले पीटीएस के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।